आज हम पाई नेटवर्क पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। हर तरफ इसकी चर्चा है, खासकर इसके नए अपग्रेड प्रोटोकॉल वर्जन 23 को लेकर। हाँ, कहा जा रहा है कि ये ज्यादा मजबूत सुरक्षा, तेज लेन देन और बेहतर स्केलेबिलिटी लाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये सब तो हर नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट के वादे होते हैं। तो आज हम सिर्फ खबरों की बात नहीं करेंगे, बल्कि पाई नेटवर्क के गिटअप पर मौजूद असली कोड में भी झांकेंगे। अच्छा, ये दिलचस्प होगा। आज का मिशन साफ है, ये समझना कि ये प्रोटोकॉल V23 अपग्रेड पाई नेटवर्क के 14.5 करोड़ से ज्यादा पायनियर्स के लिए असल में क्या मायने रखता है। क्या ये प्रोजेक्ट वाकई एक बंद इकोसिस्टम से निकलकर एक असली काम करने वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है? चलिए इसकी तय तक चलते हैं। अच्छा, तो जरा इसे खोल के समझते हैं। ये प्रोटोकॉल V23 आखिर इसमें इतना खास क्या है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और आप कह सकती हैं बुनियादी बदलाव है। इसे स्टेलर कोर V23.0.1 पर बनाया गया है, जो एक आजमाया हुआ और मजबूत इंजन है। एक मिनट, स्टेलर मतलब इथेरियम या किसी और ब्लॉकचेन पर क्यों नहीं? इस चुनाव से हमें क्या पता चलता है? यही तो दिलचस्प बात है। उन्होंने स्टेलर को चुना, जिसका मतलब है कि उनकी प्राथमिकता शुरू से ही तेज और सस्ते लेन देन पर रही है, गैस फीस की लड़ाई पर नहीं। स्टेलर बैंकिंग और रेमिटेंस जैसे कामों के लिए जाना जाता है, जो बताता है कि पाई का असली मकसद शायद रोजमर्रा के भुगतान का एक जरिया बनना है, न कि सिर्फ एक और डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो इसका मतलब है कि इसका सीधा मतलब है कि नेटवर्क अब प्रति सेकंड हजारों लेन देन को संभालने में सक्षम होगा। हजारों लेन देन, ये दावा तो हमने पहले भी कई प्रोजेक्ट से सुना है। असल दुनिया के इस्तेमाल में ये दावे अक्सर खोखले साबित होते हैं। क्या हमारे पास कोई सबूत है कि ये सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में काम करेगा? आपका शक जायज है। सिर्फ गति और स्केलेबिलिटी तो हर नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट वादा करता है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो फिर? लेकिन जब आप इसे इसके तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण फायदे के साथ जोड़ती हैं, तब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। और वो क्या है? वो है रस्ट आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सपोर्ट। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये डेवलपर्स को नेटवर्क पर गेम्स से लेकर वित्तीय सेवाओं तक हर तरह के डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, मतलब डी एप्स बनाने की ताकत देता है। ओके। तो अब आप सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जो पहले से ही तेज और सस्ता है, अब उस पर जटिल एप्लीकेशंस भी बन सकते हैं। ये पाई नेटवर्क को सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम से एक पूरे प्लेटफॉर्म में बदल देता है। तो ये सिर्फ नेटवर्क को तेज बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम के लिए दरवाजे खोलने जैसा है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सिर्फ एक तेज सड़क बनाने जैसे नहीं है, बल्कि उस सड़क के किनारे पूरा शहर बसाने की इजाजत देने जैसा है। अब बात समझ में आई। हमारे स्रोतों में एक और बड़ी चीज का जिक्र है, ऑन चेन KYC। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसे समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, पहले आपका KYC यानी पहचान का सत्यापन एक फाइल की तरह था, जो पाई की सेंट्रल ऑफिस में रखी थी। अब प्रोटोकॉल V23 के बाद आपका KYC एक डिजिटल स्टैम्प की तरह है, जो सीधे आपके पाई अकाउंट पर ही लग गया है। एक डिजिटल स्टैम्प मतलब ब्लॉकचेन पर ही? बिल्कुल। कोई भी ऐप या सर्विस जिसे इजाजत हो, ब्लॉकचेन पर ही ये स्टैम्प देख सकता है, बिना पाई की टीम से बार बार पूछे। ये ज्यादा तेज, सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इससे एक्सचेंज और दूसरी सेवाओं के लिए नियमों का पालन करना बहुत आसान हो जाता होगा। हाँ, क्योंकि नियम सीधे ब्लॉकचेन पर ही लागू होते हैं। तो इसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा? ये सुनने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर। सूत्रों के मुताबिक 1.75 करोड़ से ज्यादा यूजर्स पहले ही KYC पूरा कर चुके हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा? हाँ, और ये बदलाव उन सभी के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल बनाता है। यहाँ तक कि प्रोटोकॉल अब ये भी लागू कर सकता है कि कुछ कार्रवाइयों, जैसे कि टोकन ट्रांसफर करने से पहले एक अकाउंट का KYC वेरीफाइड होना जरूरी है। अच्छा, तो ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है और नेटवर्क को ज्यादा रेगुलेशन फ्रेंडली बनाता है। ठीक है, तकनीक तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असली सवाल तो वही है, क्या लोग असल में पाई का उपयोग कर पाएंगे? एक तेज नेटवर्क और वेरीफाइड यूजर्स का क्या फायदा अगर उस पर करने के लिए कुछ हो ही नहीं? आपने बिल्कुल सही सवाल पकड़ा है, और यहीं पर डेवलपर्स के लिए बनाए गए नए टूल काम आते हैं। पाई नेटवर्क ने एक नया SDK यानी
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जारी किया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे डेवलपर्स 10 मिनट से भी कम समय में अपने ऐप्स में पाई पेमेंट्स को जोड़ सकते हैं। 10 मिनट से भी कम? सच में? ये तो किसी भी डेवलपर के लिए बहुत बड़ा लालच है। हाँ, और इसी आसानी का नतीजा भी दिख रहा है। 2025 के हैकाथॉन के बाद 215 से ज्यादा नए ऐप्स पहले ही लाइव हो चुके हैं, जो गेमिंग से लेकर यूटिलिटीज तक फैले हुए हैं। वाह! लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प एक और चीज है जो वो बना रहे हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, मतलब एक डेक्स। एक और डेक्स? क्रिप्टो की दुनिया में तो पहले से ही सैकड़ों डेक्स हैं। पाई का डेक्स अलग कैसे होगा? बहुत अलग। आमतौर पर एक्सचेंज टोकन को उनके मार्केट कैप यानी कीमत के आधार पर रैंक करते हैं, जिससे अटकलों को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। लेकिन पाई का डेक्स टोकन की रैंकिंग वास्तविक लिक्विडिटी और ट्रेडिंग गतिविधि पर करेगा। इसका मकसद अटकलों के बजाय वास्तविक उपयोग को बढ़ावा देना है। मतलब वे चाहते हैं कि वही टोकन ऊपर दिखें जिनका लोग सच में इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि वो जिन्हें सिर्फ पंप और डंप किया जा रहा है। सही पकड़े। तो लक्ष्य सिर्फ एक कॉइन बनाना नहीं, बल्कि उसके चारों ओर एक पूरी अर्थव्यवस्था बनाना है, जहां लोग वास्तव में सामान और सेवाओं के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी दृष्टिकोण है, जो आजकल क्रिप्टो में कम ही देखने को मिलता है। चलिए, ये सब तो हुई घोषणाएं और आधिकारिक बातें, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, असली कहानी तो कोड में छिपी होती है। हाँ। एक सामुदायिक विश्लेषण ने सीधे पाई नेटवर्क के गिटहब कोड को खंगाला है, और जो मिला वो हैरान करने वाला है। और कोड झूठ नहीं बोलता। ये हमें बताता है कि टीम असल में क्या बना रही है, न कि वो क्या बनाने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। विश्लेषण 2 प्रमुख हिस्सों पर केंद्रित है। पहला है स्टेलर पाई कॉइन एसडीके। इसे आप डेवलपर्स के लिए एक सुपर टूल बॉक्स समझ सकते हैं। ओके। इसमें सोरोबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी उन्नत सुविधाएं हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे अलग है, वो है क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी। एक मिनट, क्या कहा? क्वांटम रेजिस्टेंट? ये तो भविष्य की बात लगती है। ज्यादातर प्रोजेक्ट तो अभी के साइबर खतरों से जूझ रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई अभी कार बनाना सीख रहा हो और साथ में स्पेसशिप का कवच भी बना रहा हो। सही कहा। ये दिखाता है कि टीम सिर्फ आज के बारे में नहीं, बल्कि दशकों आगे की सोच रही है, जब क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्शन को शायद तोड़ सकते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है, जो हमें दूसरे रिपोजिटरी अल्टीमेट पाई एसडीके में मिलता है। इसे आप ब्लॉकचेन का फ्लाइट सिमुलेटर समझ सकते हैं। फ्लाइट सिमुलेटर मतलब ये कि इसका पूरा फोकस ऑफ चेन सिमुलेशन पर है। मेननेट लॉन्च करने से पहले वे हर संभावित परिदृश्य का परीक्षण करते हैं। लाखों यूजर्स के एक साथ लेन देन करने से लेकर नेटवर्क पर किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाने तक। अच्छा। सूत्रों के अनुसार इसमें एआई एनोमली डिटेक्शन भी शामिल है, जो किसी भी अजीब पैटर्न को खुद ब खुद पकड़ सकता है। तो ये बड़ी अजीब बात है ना। एक तरफ वे क्वांटम कंप्यूटरों से भविष्य में होने वाले हमलों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी आसमान छूती महत्वाकांक्षा को दिखाता है। हाँ। दूसरी तरफ फ्लाइट सिमुलेटर उनके अत्यधिक सावधानी और सुरक्षा पर जोर को दिखाता है। वे जल्दबाजी में कुछ भी लॉन्च नहीं करना चाहते। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सावधानी तो ठीक है, लेकिन इसी कोड में मुझे एक ऐसी चीज मिली जो बिल्कुल भी सावधान नहीं लगती, बल्कि हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी है। क्या? इसी स्टेलर पाई कॉइन एसडीए कोड के अंदर एक आंतरिक मूल्य निर्धारित किया गया है। एक पाई बराबर $314,159। क्या? $314,000? ये तो मजाक लग रहा है। बिटकॉइन की कीमत से भी कहीं ज्यादा। क्या ये बस एक मार्केटिंग नौटंकी है, या इसके पीछे कोई असली वजह हो सकती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक्सचेंज का बाजार मूल्य नहीं है। ये इकोसिस्टम के अंदर लेन-देन के लिए एक प्रस्तावित आंतरिक मूल्य है, जो जाहिर तौर पर गणितीय स्थिरांक पाई मतलब 3.14159 से प्रेरित है। देखिए, नौटंकी तो शायद है, लेकिन ये एक चालाक नौटंकी हो सकती है। ये डेवलपर्स को एक सिग्नल देता है कि उन्हें इस इकोसिस्टम में हाई वैल्यू एप्स बनाने हैं, न कि छोटी-मोटी चीजें। अच्छा, एक मानसिकता बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, कि पाई एक प्रीमियम संपत्ति है। सवाल ये नहीं है कि ये कीमत मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये मानसिकता काम करेगी। ये डेवलपर्स और यूजर्स को एक लक्ष्य देता है, भले ही वो अभी के लिए अवास्तविक लगे। ये एक बहुत ही साहसी कदम है। ठीक है, तो ये सारी तकनीकी बातें,
क्वांटम रेजिस्टेंस और लाखों डॉलर की आंतरिक कीमत, इन सब का लाखों लोगों के लिए क्या मतलब है जो सालों से अपने फोन पर एक बटन दबाकर इंतजार कर रहे हैं। ये सारी तकनीकी प्रगति उन पायनियर्स के लिए क्या मायने रखती है? समुदाय की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। सुनने में आया है कि 22 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण मेन नेट संबंधी वोट होने की उम्मीद है। ओके। यह 1.58 करोड़ से ज्यादा पायनियर्स को नेटवर्क के भविष्य पर अपनी राय देने का मौका देगा। ये क्रिप्टो के इतिहास की सबसे बड़ी सामुदायिक वोटिंग घटनाओं में से एक हो सकती है। लेकिन हर कोई इतना आशावादी नहीं है। समुदाय में बहुत ज्यादा बेचैनी भी है। हमारे स्रोत कुछ गंभीर चिंताओं की ओर भी इशारा करते हैं, है ना? बिल्कुल, और उन पर बात करना जरूरी है। पहली चिंता है कीमत। सारी तकनीकी प्रगति के बावजूद पाइकॉइन की बाजार कीमत, जहां भी ये अनौपचारिक रूप से लिस्टेड है, अपने सबसे निचले स्तर के करीब है। हाँ। इससे समुदाय में काफी निराशा है, जो स्वाभाविक है। और देरी? सालों से मेननेट का इंतजार हो रहा है। केवाईसी प्रक्रिया में भी बहुत से लोगों को रुकावटों का सामना करना पड़ा है। हाँ, मेन नेट लॉन्च में देरी और केवाईसी में रुकावटें भी चिंता का बड़ा विषय है। लोग धैर्य खो रहे हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती दरवाजे पर खड़ी है। वो क्या है? जनवरी 2026 में लगभग 134 मिलियन पीआई टोकन अनलॉक होने वाले हैं। 134 मिलियन? ये तो नेटवर्क के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह होगा। बिल्कुल, ये असली इम्तिहान होगा। ये देखना होगा कि क्या इकोसिस्टम में इतनी उपयोगिता और मांग है कि वो इस बढ़ी हुई सप्लाई को संभाल सके। अगर उन 215 ऐप्स का इस्तेमाल काफी लोग कर रहे हैं, अगर डेक्स पर असली ट्रेडिंग हो रही है, तो शायद ये टोकन इकोसिस्टम में ही खप जाएंगे। लेकिन अगर लोग इन टोकन को सिर्फ बेचना चाहेंगे, तो कीमत पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है। तो ये एक क्लासिक संघर्ष है। तेजी से लॉन्च करने की सामुदायिक इच्छा बनाम सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की टीम की जिम्मेदारी। वो फ्लाइट सिमुलेटर वाला उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। सही बात है। वे प्लेन को तब तक नहीं उड़ाना चाहते जब तक वे पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाएं कि वो क्रैश नहीं होगा, भले ही यात्री कितना भी शोर मचाए। तो इन सब का क्या मतलब है? सारी जानकारी को समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? मेरे हिसाब से पाई नेटवर्क का प्रोटोकॉल V23 सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है। नहीं, यह एक पूरी तरह से काम करने वाली Web3 अर्थव्यवस्था की ओर एक ठोस और बहुत सोचा समझा कदम है। मैं सहमत हूँ। पाई नेटवर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कोड से पता चलता है कि टीम की महत्वाकांक्षा आसमान छूने की है, जैसा कि क्वांटम रेजिस्टेंस और उस अविश्वसनीय आंतरिक मूल्य से जाहिर होता है। लेकिन साथ ही वे हर कदम बहुत ज्यादा सावधानी से उठा रहे हैं, जैसा कि उनके फ्लाइट सिमुलेटर दृष्टिकोण से पता चलता है। ये सारे अपडेट ऑन चेन केवाईसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की क्षमता और डेवलपर फ्रेंडली टूल एक बहुत मजबूत नींव रख रहे हैं। लेकिन नींव कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, इमारत तो बननी ही चाहिए। बिल्कुल, इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये इकोसिस्टम कितनी तेजी से वास्तविक उपयोगिता बना पाता है। क्या वे 215 ऐप्स बढ़कर 2000 हो सकते हैं? क्या लोग सच में पाई को सामान और सेवाओं के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे? हाँ, और वो 134 मिलियन टोकन का अनलॉक, वो इस उपयोगिता का पहला बड़ा और शायद सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। कोड में मिला 314,15,909 डॉलर का आंतरिक मूल्य सिर्फ कीमत से कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक पल के लिए भूल जाते हैं कि ये संख्या यथार्थवादी है या नहीं। सोचने वाली बात यह है, एक बंद इकोसिस्टम जो बाहरी बाजार की ताकतों से आजाद है, अपनी मुद्रा के लिए इस तरह का एक निश्चित आंतरिक मूल्य कैसे स्थापित और बनाए रख सकता है? हाँ, इसे हकीकत बनाने के लिए किस तरह के आर्थिक या तकनीकी तंत्र की जरूरत होगी? क्या ये सिर्फ एक सांकेतिक मूल्य है या इसके पीछे कोई जटिल एल्गोरिदमिक मॉडल है जो सप्लाई को नियंत्रित करेगा? क्या ये एक नए तरह के आर्थिक प्रयोग की शुरुआत हो सकती है जो पारंपरिक बाजार की गतिशीलता से बिल्कुल अलग हो? इसका जवाब शायद भविष्य ही देगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, आपको जुड़ना होगा। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।